डॉक्टर साहब, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत को आज इशाया दिया गया है। हाँ, ज़ाहिर है कि वो एक शदीद बुरानी कैफियत से हम बाहर आ रहे हैं इस वक्त। जो सारा भारत के साथ जो जंग हुई और जिसमें फतह याब हुए, तो उसके साथ ही लेकिन बलूचिस्तान में जो है वो मेरा ख्याल है कि एक प्रॉपर ऑपरेशन का आगाज़ हो गया है। और वो जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद जो है वो वहाँ पे देखा जा रहा है कि दहशतगर्दी और ये सारे मामले, और ये अगले चंद रोज़ जो हैं वो इसलिए अहम हैं कि वो तलखियाँ जो हैं वो अपनी जगह शदीद तर बरकरार हैं अपनी जगह। पाकिस्तान और भारत के दरमियान में तलखियाँ हैं, और बाकी दुनिया भर में जो झगड़े चल रहे हैं वो, या लड़ाइयाँ या जंगें चल रही हैं, वो बड़े एक ख़तरनाक मोड़ पे हैं। अगर हम शुरू करें, मैं ईरान और गज़ा पे बाद में आता हूँ, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि जो कल मैंने ये बात की थी कि रशिया जो है वो उसके साथ यूक्रेन के मुज़ाकरात जो हैं वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं, और अब जो भी इसमें से प्रेसिडेंट ट्रंप पीछे हट गए हैं, और अब जो भी मामला तय करना है वो रशिया ने और ज़ेलेंस्की ने करना है। एक बात जो अमेरिकन सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को ज़िंदगी की और हिफाजत की ज़मानत रशियंस देने को तैयार हैं, क्योंकि मैंने कल ही बात की थी कि वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अगर ये कहते हैं कि मैं फ़ौजें वापस बुलवा रहा हूँ और हम जंग हार चुके हैं और 1.5 लाख या इससे ज़्यादा फ़ौज मारी जा चुकी है, सिविलियंस मारे जा चुके हैं, ये तादाद बहुत ज़्यादा है, शहर के शहर बर्बाद हो गए, और फिर ये कि बहुत सारे इलाके हाथ से निकल गए, तो उसमें यह है कि अब उनकी सिक्योरिटी का एक इशू है। तो सिक्योरिटी जो है, एक प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से बात की जा रही है कि उनको चाहें तो रशिया आ जाएं, चाहें तो ये है कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प उनको अमेरिका लाना नहीं चाह रहे। तो इनकी सिक्योरिटी के हवाले से मामला चल रहा है, और ये है कि एक मुकम्मल सरेंडर जो है वो किस सूरत में होगा, कैसे होगा, क्योंकि रशियन जो आर्मी है वो आज दाखिल हो गई है प्रॉपरली। जो मैंने आपसे कहा था कि वो सुमे के इलाके को, ये मैं 5th स्लाइड कोट कर रहा हूँ ताश की, सुमे का जो इलाका है ये नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन का ओब्लास्ट है, और इस यहाँ पर जो है सुमे रीजन में वो बनाने जा रहे हैं एक बफर जोन। यानी इसका मतलब है कि कोई 1,23,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाका जो है वो सरेंडर हो चुका है, और उसके साथ ही आज जो है वो कीव के ऊपर भी बड़ी शदीद बॉम्बिंग हुई है। तो मिज़ाइल अटैक्स हुए हैं, और वहाँ पर जो है वो बल्कि इतने मिज़ाइल अटैक्स हो रहे थे वहाँ पे कि वहाँ पर मॉस्को में जो इंडिया का डेलीगेशन गया हुआ था उसकी लैंडिंग जो है उसके लिए प्रॉब्लम हो गया। तो वो मॉस्को जा रहा था, लेकिन दरमियान में इतने मिज़ाइल दोनों तरफ से तो नहीं, रशिया की तरफ से चल रहे थे, तो लेकिन वो फ़्लाइट आगे पीछे हो गई, और ज़ाहिर है कि वो एक बड़ा सख्त सिक्योरिटी कंसर्न है कि वहाँ पे जंग हो रही है। तो ये तकरीबन 1,35,000 से ज़्यादा, क्योंकि सुमे में तो वो बना रहे हैं बफर जोन, लेकिन जो कि मुकम्मल सरेंडर कर गए हैं ज़ेलेंस्की, तो वो आगे तक शायद कीव तक आ जाएं, और फ़ौजें जो हैं वो रिट्रीव कर रही हैं। अब फ़ौजें जब पीछे हट रही हैं तो वो फ़ौजों के सामने उनको यकीनन इत्तला मिल गई है कि ज़ेलेंस्की जो है वो एक तो जंग में हार चुका है मुकम्मल तौर पे, प्लस ये कि अमेरिका पीछे हट गया है, प्लस ये कि EU भी पीछे हट रहा है, और EU को मुकम्मल तौर पे, यूरोपीय यूनियन को ज़ाहिर है उनके अपने इश्यूज़ हैं, और इन्फ्लेशन है, मतलब बहुत से इमिग्रेंट्स आ गए हैं, हज़ारों की तादाद में। यूरोप में अगर जाएं तो आपको इमिग्रेंट्स वहाँ नज़र आते हैं हज़ारों की तादाद में पिछले 10 सालों में, या लाखों की तादाद में। अब सवाल ये है कि इनको किसने बुलाया? इनको ये एंजेला मर्कल और बाकी सारे लोग, किसने कहा था कि आप भिड़ों के चित्ते को छेड़ें, यानी कि आप लिबिया पे और बाकी जगहों पे आप खाना जंगी छेड़ें, और फिर उसके बाद आप एक इमिग्रेशन की पॉलिसी खोल दें, और उसके बाद आप उनको वहाँ बुला के तोहफे दें और ये करें, और उसका नतीजा ये निकला है कि यूरोप में एक तो राइट विंग की पार्टीज़ जितना शुरू हुई हैं, और दूसरा ये कि जो इमिग्रेंट्स गए हैं वो वहाँ पे वो कैसे
वो अच्छा, अब आप सोचें कि आप एक इलाके में रहते हो, किसी भी इलाके में रहते हो, और वहाँ 5-10 हज़ार लोग जो हैं वो बाहर से आके, जिनका कल्चर भी अलग हो, जिनकी ज़बान भी अलग हो, जिनका रहना सहना भी अलग हो, वो वहाँ रह के घूमना शुरू कर दें, तो मकामी लोगों का जो तासुरात हैं उनके, वो तो बिल्कुल ठीक है। उसमें कोई चोरियाँ कर रहा है, कोई डाके डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपको पता ही नहीं। तो ये हुआ यूरोप का हाल। और ये किसने किया? उनके रहनुमाओं ने किया, क्योंकि उन्होंने जंगें वो छेड़ी और उसके बाद ये कि अच्छा अफगानिस्तान से हम इतने बुला लेंगे, अच्छा वहाँ से लिबिया से इतने बुला लेंगे, अच्छा जी वहाँ से इतने बुला लेंगे, और वो जंगें छिड़ते गए। और उसके बाद जब ऐलान करते रहे ये इमिग्रेशन पॉलिसी का, तो साथ साथ इनको अवार्ड भी मिलते रहे कि हम देखें कितने इमिग्रेंट्स के बारे में कितने अच्छे हैं। फिर साफ़ हो गए, चले गए अपनी छोड़ के सारी मुसीबत। वो दूसरा जो रहनुमा आया उसने संभालने की कोशिश की, नतीजा ही निकला कि वहाँ पे एंटी इमिग्रेंट फोर्सेस जो हैं वो इलेक्शन जीतती गई। लेकिन हल उनके पास भी नहीं है, हल उनके पास भी नहीं है, क्योंकि वो कैसे निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे? या तो ये तरीका होगा कि वो निकालेंगे इसी तरह से जहाज़ों में भर भर के, जैसे ट्रम्प निकाल रहे हैं। लेकिन जहाज़ों में भर भर के कितने लोग निकालेंगे? क्योंकि वहाँ का एक अमेरिकन सिटीज़न जो कि वहीं का रहने वाला है, वहीं का शहरी है, उसने तो मारा इसराइल के 2 सफारतकारों को। और आप सिर्फ ये तसव्वुर करें कि वो मुसलमान नहीं था, वो मुसलमान नहीं था। और अगर फ़र्ज़ करें वो मुसलमान होता, तो इस वक्त तमाम दुनिया जो है वो एक दुम पे खड़ी होकर मुसलमानों को गालियाँ दे रही होती। लेकिन वो चूँकि मुसलमान नहीं था, तो वो एक जूइश अमेरिकन था, कुछ लोग कहते हैं कि ज़ायनिस्ट क्रिश्चियन था, जो भी था, लेकिन ये मुसलमान वो नहीं था। कम से कम जो एक दाढ़ी वाला एक शख्स बारे जो एम्बेसी पे जिसने अटैक किया था, और सॉरी जूइश म्यूज़ियम पे जिसने अटैक किया था, और इजरायली एम्बेसी में काम करने वाले 2 लोगों को उसने कत्ल कर दिया था, एक खातून और एक हज़रत को। लेकिन वो चूँकि मुसलमान, उसको अच्छा उसका मज़हब ही नहीं शो कर रहे, कहीं पर मेन स्ट्रीम मीडिया में उसका मज़हब ही शो नहीं हो रहा। अगर उसका मज़हब शो करते तो एक नया सिलसिला पैदा होता। अच्छा, वहीं का बॉर्न है, शिकागो का, वहीं रहता है, वहीं पर इसका कोई कनेक्शन, कभी इसने ट्रैवल नहीं किया किसी और मुल्क। लेकिन ये फ़लस्तीन के लिए जो है वो गज़ा पे जो इसने मज़ालिम देखे तो गया, जाके वहाँ मार दिया, और वहीं का बंदा है। अब लोगों के सामने ये शक्ल आ रही है जैसे कि मुसलमान है। मुसलमान तो ये नहीं है, तो ज़ायनिस्ट है और वहीं का रहने वाला है। और अच्छा, फिर ज़ायनिस्ट है तो फिर इसने इनको क्यों मार दिया? तो मतलब है कि वो एक अजीब खिचड़ी अंदर पकी हुई है। लेकिन एक बड़ा कंसर्न है दुनिया का कि भाई आपने जो है वो वहाँ पे कैसे दहशतगर्दी हुई है वाशिंगटन के अंदर। अच्छा, इसमें तो एक बात तो ये ध्यान में रखें कि एक टोटल डिफीट अमेरिका को और नेटो को हुई है यूरोप के अंदर, और ये शिकस्त ऐसी है जिसके नतीजे में, जिसके बहुत देर तक इसके आसार नज़र आएंगे हमें, अमेरिका में भी, पूरे मगरिब में भी। यूरोप की जो पूरी जोग्राफ़ी है वो चेंज होगी, वहाँ पर इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स आने वाले दिनों में उन पे बड़ा असर पड़ेगा, वहाँ पे महंगाई बहुत बढ़ेगी, वहाँ पे और बहुत सारे इश्यूज़ खड़े होंगे यूरोप के अंदर। उसकी वजह यह है कि यूरोप एक जंग हार गई है, और सोवियत यूनियन से हारा है, मतलब ये, या रशिया से हारा है, या जो भी कहें। तारीख़ में ये जो जंग है यूरोप की और रशिया की, ये चाहे नेपोलियन वॉर हो, चाहे वर्ल्ड वॉर हो, चाहे जो भी, तो ये इसका एक बहुत सालों तक इम्पैक्ट रहता है। इसीलिए साइमन केज जो हैं, जो उनके कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं बरतानिया के, और कई उन्होंने वज़ीर आज़म के साथ बतौर कैबिनेट सेक्रेटरी काम किया, बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। तो वो जो साइमन केज हैं, वो उन्होंने आज ये कहा है कि ये जो पूरी दुनिया की जंगें हैं, किसी अगले सेटअप के आने से पहले ये 20 साल चलेंगी। 20 साल तक पूरी दुनिया जो है ये टर्मोइल में रहेगी, 20 साल। और ये इंटरव्यू उन्होंने दिए टाइम्स को, टाइम्स यानी जो टाइम्स ऑफ इंग्लैंड जो बड़ा, और ये है कि मैं 6 स्लाइड कोट कर रहा हूँ। ये डिफेंस में भी रहे हैं, ये मुख्तलिफ वालों से काफ़ी उनके इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब हैं। 6 स्लाइड टाइम्स के कि साइमन केज जो है उन्होंने कहा नेक्स्ट 20 ईयर्स विल बी डोमिनेटेड बाय मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये बड़ी जंगें जो है ना, एक जगह ख़त्म होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी जगह ख़त्म होगी, तीसरी शुरू हो जाएगी, तीसरी, चौथी। तो वो यूक्रेन को, मैंने आपसे कहा ना कि वो अब अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी साथियों की ज़िंदगी के लिए वो ज़्यादा टाइम जो है वो यूक्रेन से हट के वो बाहर स्पेंड कर रहे हैं, यूरोप में या बाकी जगहों पे।
लेकिन यह है कि उनको प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो अच्छा कोई मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे, वेटिकन में भी नहीं होने जा रहे, इस्तांबुल में भी नहीं होने जा रहे, कहीं नहीं होने जा रहे, और कीव के ऊपर यानी वो इधर जुमे में तो आ गए हैं, अब कीव की तरफ उनका इशारा है। सारा का सारा यूक्रेन चला जाए, प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप पुतिन से बात करना चाह रहे हैं, और वो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये ख्याल है कि शायद ये सारा रशिया के पास चला जाए और मैं रशिया में जाके इन्वेस्टमेंट करूं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि मैं एक ऐसे इलाके में करूं जहाँ रोज़ चिक चिक बग बग झगड़े, ये ज़ेलेंस्की जान खाने को आ रहा है कंपनियों की, तो बेहतर ये कि सारा ही जितना है वहाँ चला जाए। तो ये कोई इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप की और पुतिन की कि क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स और ये सारा इलाका आपके पास चला जाए, और फिर ये जो है हम वहाँ के रशिया में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा बनाएंगे, हमें क्या इशू है। और इसीलिए चूँकि यूरोप उधर जा रहा था, यूरोप के उन्होंने 50% टैरिफ डाल दिए, और 50% टैरिफ डाल दिए, और साथ ही उन्होंने ना सिर्फ ये कि एप्पल पे, बल्कि आज उन्होंने कहा कि सैमसंग पे भी, ठीक है, सैमसंग भी उसकी नज़र में आएगा, ना सिर्फ एप्पल की। अच्छा, ये जो इनका सोशल ट्रूथ पे जो मैसेज है ना, यूरोपीय यूनियन फर्स्ट अगर देखें तो ये जो है ये एडवांटेज लेने के लिए बनी थी। सोशल ट्रूथ पे वो कहते हैं यूरोपीय यूनियन जो है वो ट्रेड के ऊपर एडवांटेज लेने बनी थी, बहुत मुश्किल है उनसे डील करना, और देयर पावरफुल ट्रेड बैरियर्स, ये जो VAT टैक्स, वेट टैक्स, और उसके बाद कॉर्पोरेट पेनल्टीज, रिडिकुलस कॉर्पोरेट पेनल्टीज, नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स, मॉनेटरी मैनिपुलेशन, अनफेयर अनजस्टिफाइड लॉसूट्स, ये वो फलाना ढिमाकना, और आखिर में वो कहते हैं देयरफॉर आई एम रिकमेंडिंग अ स्ट्रेट 50% टैरिफ ऑन यूरोपीय यूनियन स्टार्टिंग ऑन 1 जून। देयर इज नो टैरिफ इफ द प्रोडक्ट इज बिल्ड एंड और मैन्युफैक्चर्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। थैंक यू फॉर योर अटेंशन इन दिस मैटर। अच्छा, तो वो उन्होंने ये जो है ये बस करके, और साथ ही यूरोप के कुछ लोगों ने, कुछ रहनुमाओं ने ये कहा कि हम अमेरिका आना चाह रहे हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा आपको अब किसी से मुलाकात नहीं होगी, अब मेरी यूरोप के किसी भी आदमी से टैरिफ के ऊपर मुलाकात नहीं होगी, बाद में देखते हैं। अभी टैरिफ आप पे आयद हो गए, और ये टैरिफ जो है आप पे आयद रहेंगे। अब उसके नतीजे में जो है वो यूरोप इसके लिए तैयार नहीं था। यूरोप का सबसे बड़ा जो पार्टनर है वो ट्रेडिंग पार्टनर वो अमेरिका ही है, और बहुत कुछ यूरोप से जो है वो जाता है अमेरिका, और वो अब अच्छा सैमसंग के ऊपर भी कुराड़ा चल गया। सैमसंग जो है वो साउथ कोरिया की ब्रांड है, लेकिन सैमसंग जो है वो चाइना पे डिपेंडेंट नहीं है। सैमसंग जो है वो अनलाइक एप्पल वो चाइना पे डिपेंडेंट नहीं है। सैमसंग की जो ब्रांड है वो वियतनाम में, कोरिया में, वो बाकी जगहों पे वो तैयार होती है। 2019 में उन्होंने अपना जो सैमसंग ने अपना जो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था चाइना का वो बंद कर दिया था। तो सैमसंग के ऊपर लेकिन ये कि अब उनका सबसे बड़ा अलाई है। देखें ना, साउथ कोरिया जो है वो उनका बहुत बड़ा अलाई है, वहाँ 28,500 फौज है कोरिया में। कोरियन वॉर जब ख़त्म हुई है 1953 में, और कोरिया तकसीम हो गया है दो साइड्स पे, और वो जंग अभी तक फ्रोज़न है। वो सीज़ फायर है, वो सीज़ फायर डीमिलिटराइजेशन है, वो जंग जारी है अभी तक। मतलब वो आप समझें कि बीच में एक जो DMZ है वो अपनी जगह मौजूद है, सीज़ फायर लाइन है, लेकिन वो जंग ख़त्म तो नहीं हुई। किसी की फतह या किसी की शिकस्त पे जंग ख़त्म नहीं हुई, सीज़ फायर लाइन खिंच गई, बीच में बफर जोन आ गया। और वहाँ पर जो 28,500 फ़ौज है, और 28,500 वहाँ पे फ़ौज है स्टेशन, और बहुत सारे फौजी अड्डे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक तो टैरिफ आयद कर दिए, दूसरा प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी जो ये जो खर्चा है वो 1.3 बिलियन इसका खर्चा देते हैं। ये जो फ़ौजें वहाँ रहती हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनसे कहा हुआ है कि जो मेरी फ़ौज आपके पास रहती है इसका खर्चा दो मुझे, ये जो तुम्हारी हिफाजत कर रही है। तो 1.3 बिलियन डॉलर्स साउथ कोरिया अपनी हिफाजत का, कि उधर से नॉर्थ कोरिया चढ़ाई ना कर दे, यानी अब आप देखें वो अमेरिका को पे करते हैं, यानी अपनी हिफाजत के लिए पे करते हैं 1.3 बिलियन एनुअली। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि ये बहुत कम है, इसको 5 बिलियन करो वरना मैं ट्रूप्स हटा लूंगा, मैं साउथ कोरिया से ट्रूप्स हटा लूंगा। उन्होंने इंडिकेटर भी दे दिया कि मैं वहाँ से ट्रूप्स हटा लूंगा। तो एकदम से वहाँ टेंशन फैल जाती है कि ये कहीं नॉर्थ कोरिया हमला ना कर दे, कोई एक मुसीबत ना खड़ी हो जाए। तो वो इनसे 5 बिलियन मांग रहे हैं। जैसे वहाँ 5% का तकाजा हो रहा है ना नेटो के लिए, इनसे 5 बिलियन का हो रहा है। ये 1.3 बिलियन
ये वो 800 मिलियन से शुरू हुए थे, फिर 900 मिलियन पे गए, फिर वो हर साल बढ़ते। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपनी पिछले टर्म में भी कहा था कि मुझे 5 बिलियन चाहिए, वो कह रहे हैं मुझे 5 बिलियन चाहिए, उन्होंने टैरिफ लगा दिए। तो इत्तेहादी इनके जो हैं वो ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं बनिस्बत इनके जो है वो दुश्मन। तो इनके बस दुश्मन क्या, अब तो सारे दोस्त हैं। शी जिनपिंग एंजॉय कर रहे हैं और पुतिन एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो है तो वहाँ पर स्टेलमेट हो गया, और स्टेलमेट तो नहीं कहेंगे, इसको शिकस्त कहेंगे कि शिकस्त हुई है। यूरोप की जंग में सोवियत यूनियन या रशिया जीता है, और रशिया अब ये जितने मुल्क हैं आसपास के, मैंने पहले ही कहा था ना कि नेटो को रखना भी ज़रूरी है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि फ़र्ज़ करें कि पोलैंड की खिलाफ वर्जी हो जाए कोई इधर उधर की, तो आर्टिकल 5 रिवोक करके तो जनाब पता चले कि 2 लाख फ़ौज। प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास फ़ौज की कमी है इस वक्त, जो अददी एतबार से इनके पास फ़ौजों की कमी हो गई है। और ये पेंटागन में फिर परजोरी आज दोबारा, वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है, लोग डिसहार्टेंड हैं, तो आगे पीछे दाएं बाएं जो है वो एग्जॉस्ट भी हुए हुए लोग। कोई देखें, जब जंगें लड़ रहे हो ना आप किसी मकसद के बगैर, मतलब मकसद क्या है आपका? मकसद ये हो अगर आपका कि इराक़ में जाके जमहूरियत लानी है आपने, वहाँ लोग मारे जाएँ, बॉडी बैग्स आ रहे हो, तो मतलब क्या नॉनसेंस है ये। आप कहेंगे जी वहाँ लिबिया में जा रहे हैं, जंगों के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है ना, कुछ जज्बा चाहिए होता है। आप मादरे वतन का दिफा कर रहे हैं, आप कोई कोई मकसद है। लेकिन ये कि आप जनाब जाके जमहूरियत ला रहे हैं, आप क्यों गए हुए हैं अफगानिस्तान में जमहूरियत लाएंगे? मतलब मार रहे हैं, वहाँ पे फट रहे हैं, बॉम्बिंग का शिकार हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उधर इराक़ पहुँचे हुए हैं, जमहूरियत लाएंगे। जमहूरियत, सो कॉल्ड जमहूरियत लाने में इन्होंने जो खुद भी मरे और दुनिया को बर्बाद किया और अपनी इकॉनमी भी गई। तो ये जो प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी था ये तो बर्बाद हो गया, इसने इनको भी बर्बाद कर दिया, और ये इस्लामी मुल्क भी इसमें बर्बाद हुए। अब वो लॉबी अपनी जगह एग्जिस्ट करती है, न्यू कॉन वो लॉबी एग्जिस्ट करती है कि वो कहती है और जंगें करो, भी जंगें करते रहो, मकसद हो ना हो तो मकसद बना लो। वो कहते हैं कि दुश्मन कौन है, वो कहते हैं दुश्मन को क्रिएट करो ना, पहले दुश्मन बनाओ, मतलब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हाथ से निकालो, कहो कि इराक़ में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और फिर वो हमला कर दो।